हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2025 में फिजिक्स का पेपर देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सिर्फ फिजिक्स का पेपर ही नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट का पेपर देना है। लेकिन आज का ये क्लास स्पेशली फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक वायरल पेपर। ऐसे ही 2025 में आपके फिजिक्स का पेपर आएगा, तो जितने भी स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अगर आपका भी टारगेट है कि हम फिजिक्स में 95% लेकर आए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। पूरे सॉल्यूशन के साथ मैं इस पेपर को लाया हूं, ठीक है। तो देखिए, क्लास 12 फिजिक्स जो भौतिक विज्ञान होता है, ये फिजिक्स का पेपर है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर फिजिक्स का पेपर कैसा आता है, फिजिक्स हमको थोड़ा सा टफ लगता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो टेंशन मत लो, आज मैं आपको पूरा पेपर समझाऊंगा, वो भी विथ सॉल्यूशन समझाऊंगा। देखिए, ये लिस्ट पेजेस की लिस्ट मैं लेकर आया हूं, सॉल्यूशन के साथ मैं इस पूरे पेपर को समझाने वाला हूं, और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हम इसी क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आपका एक तीर से दो निशाना, पूरा पेपर भी और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, 2025 भौतिक विज्ञान पेपर कोड साइड में रहेगा, रोल नंबर और नाम आपको डालना होगा। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका पूरे का पूरा 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। कुछ निर्देश आपको दिए जाएंगे, सतर्क किया जाएगा आपको। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड आ, बा, सा, दा, या, ठीक है। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड बा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 1 अंक का है प्रत्येक प्रश्न। खंड सा लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। खंड दा लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। और खंड या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। और इस खंड के सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन भी प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में केवल एक ही प्रश्न करना है। ये तो कुछ निर्देश थे। अब हमारा पेपर यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले खंड आ। पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के बाद बताऊंगा, तो आपको ध्यान से समझना है। देखो, खंड आ का फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन आपके इसमें रहेगा ऑब्जेक्टिव। देखो, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। देखो, इसको ओके मत समझिएगा, ये 0 केल्विन लिखा हुआ है। तो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक किसकी भांति व्यवहार करेगा? फर्स्ट है चालक, सेकंड है प्रतिरोधक, थर्ड है शक्ति स्रोत, फोर्थ है विद्युत रोधी। तो 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक होता है भैया, वो विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करता है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है। खा देखो, एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल एक बिंदु आवेश किस पर निर्भर करता है? फर्स्ट है F अनुक्रमानुपाती 1r, सेकंड है F अनुक्रमानुपाती 1/r², थर्ड है F अनुक्रमानुपाती 1/r³, फोर्थ है F अनुक्रमानुपाती 1/r⁴। तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, F अनुक्रमानुपाती 1/r³। देखो, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, निरक्षीय स्थिति पर आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, ठीक है। तो ये F जो अनुक्रमानुपाती होगा वो 1/r³ के अनुक्रमानुपाती होगा। तो आपका इसमें जो है थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। खा देखो, विद्युत धारा घनत्व तथा अपवाह वेग Vd में क्या संबंध होता है? देखो, धारा घनत्व जो J होता है और अपवाह वेग जो Vd होता है, इसमें क्या रिलेशन होता है? कौन सा फॉर्मूला इसके रिलेशन को दर्शाता है? फर्स्ट है J = NeVd, सेकंड है J = Ne/Vd, थर्ड है J = VdE/N, फोर्थ है J = NeVd²। तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, J = NeVd। आप सभी को पता है कि J = NeVd होता है, ये इसका रिलेशन होगा, J = NeVd, ठीक है। जहां पर J है धारा घनत्व, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और Vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवाह वेग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन घा वाला, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती। मतलब किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करती?
फर्स्ट है द्रव्यमान पर, सेकंड है आवेश पर, थर्ड है वेग पर, फोर्थ है संवेग पर। तो भैया ये जो आपका ऑप्शन सही होगा ये दूसरा सही होगा, ये आवेश पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मैंने फॉर्मूला बताया लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी, या आप लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। तो देखो ये यम पर निर्भर करती है, यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर करती है, वी पर भी निर्भर करती है, वेग पर भी ये डिपेंड है, और पी संवेग पर भी ये डिपेंड है, लेकिन ये आवेश पर डिपेंड नहीं है। तो किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य आवेश पर निर्भर नहीं करती। अंगा नंबर देखो, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा होती है इसका मेन सोर्स क्या होता है बताइए? फर्स्ट है नाभिकीय विखंडन, सेकंड है प्रकाश विद्युत प्रभाव, थर्ड है साइक्लोट्रॉन, फोर्थ है नाभिकीय संलयन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ नाभिकीय संलयन। सूर्य की विकिरण ऊर्जा जो है इसका स्रोत नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य की विकिरण ऊर्जा का निर्माण होता है। 4, जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक के माध्यम से प्रवेश करती है, एन अपवर्तनांक लिख दीजिएगा, एन अपवर्तनांक के माध्यम से प्रवेश करती है, तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है। अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? देखो फाइनली मैं आपको बता देता हूं, इसका मान होगा 2 cos इनवर्स n/2। इसको मैं आपको अलग से लेकर आऊंगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 6 ऑब्जेक्टिव थे, एक एक नंबर के 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम एक एक नंबर वाले लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। देखो इसमें एक एक नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, अब हम इसको देखेंगे, ठीक है, कि आखिर इसमें क्या होता है। एक एक नंबर वाला अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें कुछ खास नंबर के नहीं आते हैं, मतलब एक एक नंबर का आएगा बस, उसके बाद लघु उत्तरीय। देखो विद्युत धारा को समझाइए। विद्युत धारा क्या होता है भैया? सिंपल है, ये देखो लिख लो, विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या आप लिख सकते हैं जब किसी चालक में विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है तो इस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपान टी, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो आई इक्वल टू क्यू अपान टी, क्यू है आवेश, टी है समय, तो आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहेंगे। मात्रक इसका कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होगा, क्यों? क्योंकि क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, टी है समय, समय का मात्रक सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड, या आई का मात्रक धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है। सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, खा किरचॉफ का धारा नियम लिखिए, एक नंबर का आएगा भैया। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या है? देखो इसमें देखो एक एक नंबर में काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन उस पर ध्यान हमें नहीं देना है। किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम क्या है? किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब ये परिपथ है, इस पर देखिए I1 I2 ये धाराएं जाकर मिल रही हैं, I4 I3 I5 ये धाराएं बाहर जा रही हैं, तो इन सबका जो बीजगणितीय योग होगा सिग्मा I इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसका जो बीजगणितीय योग होगा, धारा का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होगा। अब जो धाराएं इस संधि पर आ रही हैं वो धनात्मक लेंगे, I1 I2 इधर आ रही है तो I1 प्लस I2 मैंने ले लिया, I3 I4 I5 संधि से दूर जा रही हैं तो माइनस इसको ले लेंगे, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, क्योंकि सबका योग 0 होगा। अब I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या होगा? इधर माइनस में इधर जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, I3 प्लस I4 प्लस I5। मतलब कहने का है कि किसी भी संधि पर, ये संधि है, इस पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं हैं सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा, बस यही मेरा कहना है, ठीक है। गा देखो, धारिता से आप क्या समझते हैं भैया? धारिता क्या होता है? तो लिख दो ये, विद्युत धारिता किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। मतलब कोई भी चालक कितने आवेशों को संग्रहित कर सकता है, कितने आवेशों को इकट्ठा कर सकता है, वही उसकी विद्युत धारिता होती है। या किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। मतलब विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश जो Q होता है और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि जो V है, इसके ही अनुपात को हम धारिता कहते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा C इक्वल टू, देखो धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं, C इक्वल टू हो जाएगा, देखो दिए गए आवेश Q और दोनों के बीच विभव V, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपान V, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आपसे कोई मात्रक पूछे भैया इसका मात्रक क्या होगा, तो बता दो सीधा सीधा क्या होगा इसका मात्रक? कूलाम प्रति वोल्ट होगा, क्योंकि क्यों है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, वी है विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, या आप फैरड भी इसका मात्रक ले सकते हैं, फैरड। और दो चीजें और याद रखिएगा, मैं बहुत काम की चीज यहाँ पे बता रहा हूं आपको। 1 माइक्रो फैरड इक्वल टू कितना होता है?
और एक पिको फैरड इक्वल टू कितना होता है, ये जानना जरूरी है, कितना फैरड होता है। तो माइक्रो फैरड, एक माइक्रो फैरड इक्वल टू 10 की पावर -6 फैरड और एक पिको फैरड इक्वल टू 10 की पावर -12 फैरड ये होता है। ठीक है, बीमा अगर आपसे कोई पूछे, मैं बता देता हूं, वैसे इतना लिखना नहीं है, एक नंबर में थोड़ा सा लिखना है, इतना आप मत लिखिएगा। ठीक है, m-1 l के पावर -2 t के पावर 4 a के पावर 2 ये विद्युत धारिता की बीमा हो जाएगी। बस हो गया, ज्यादा कुछ मत लिखिएगा, बस इतना डेफिनेशन एक फॉर्मूला लिख दीजिएगा, बस एक नंबर में इतना ही मिलेगा। नेक्स्ट अगला नंबर, एक प्रकाश किरण का पानी में तरंगदैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम है। यदि पानी और कांच की अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है तो कांच की में किरण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। एक नंबर में ये भी आता है। अंगा नंबर देखो, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब किसी प्रिज्म के लिए अगर प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो, दोनों का मान a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो लिखकर मैं बता देता हूं, थोड़ा सा इसमें कुछ खास है नहीं, जो भी है मैं उसको बता देता हूं। ठीक है, देखो प्रिज्म कोण हमें दिया गया है, प्रिज्म कोण ये न्यूमेरिकल है, मैं सॉल्व करवा देता हूं। ये किसके बराबर है, ये बराबर है अल्पतम विचलन कोण के, दोनों का मान a है। अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से समझना है, दोनों का मान है a। ठीक है, आपको निकालना क्या है, n निकालना है अपवर्तनांक। तो लिख दो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, एक फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वही लगाना है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है काफी इंपॉर्टेंट, n इक्वल टू आपका होता है साइन a प्लस डेल m बाई 2, ठीक है, अपान साइन a बाई 2। ये फॉर्मूला होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो n इक्वल टू आपका होगा साइन, देखो a और प्लस, देखो डेल m जो है अल्पतम विचलन कोण, ये भी दोनों का मान बराबर है, a है तो a प्लस a हो जाएगा अपान 2 अपान साइन a बाई 2 अपान साइन a बाई 2। ठीक है, अब इसको यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। देखो साइन a प्लस a मिलकर हो जाएगा साइन 2a बाई 2, 2a बाई 2 और अपान नीचे साइन a बाई 2 है ही। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा बचेगा क्या, देखो n इक्वल टू हमारा बचेगा साइन a ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन a बाई 2। अब देखो भैया, एक फॉर्मूला होता है, आपने शायद पढ़ा हो, क्योंकि देखो साइन a का एक फॉर्मूला होता है, साइन a इक्वल टू आपका होता है 2 साइन a बाई 2, 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ये फॉर्मूला होता है साइन 2a का। ठीक है, तो अब हम इसी साइन a के जगह पर ये रख देंगे, तो इसलिए आपका ये फॉर्मूला निकल कर आएगा n इक्वल टू साइन a के जगह पर हम लिख देंगे, ये a के जगह पर क्या लिख देंगे, जो हमने आपको बताया है। ठीक है, 2 साइन, सॉरी ऊपर हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ठीक है, अपान में हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा है, बताओ एक नंबर में इतना बड़ा दे दिया गया, देखो ये 2 नंबर में भी आ सकता है, अपान साइन a बाई 2 नीचे है, ही 2 नंबर में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है एक ही नंबर में आएगा। देखो ये साइन a बाई 2 मैंने लिख दिया है, इससे ये कैंसिल हो गया, आपका बचेगा क्या, अपवर्तनांक जो आएगा वो n इक्वल टू आएगा 2 कॉस a बाई 2। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, सॉरी न्यूमेरिकल है, काफी बड़ा, तो ये आपका अपवर्तनांक हो जाएगा। तो इसमें मैंने कुछ खास किया नहीं है, प्रिज्म कोण अल्पतम विचलन कोण आपका दोनों a था, आपको अपवर्तनांक निकालना था, हमने फॉर्मूला लगाया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। देखो a है प्रिज्म कोण, डेल m है अल्पतम विचलन कोण, तो n इक्वल टू दोनों का मान बराबर है a और डेल m का, तो साइन a प्लस a बाई 2 अपान साइन a बाई 2, a प्लस a जुड़ेगा तो साइन 2a बाई 2 अपान साइन a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो बचा n इक्वल टू साइन a अपान साइन a बाई 2। अब चूंकि साइन a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, तो आपका यहाँ पे
इस साइन ए के जगह पर ये वाला रख देंगे, ये वाली वैल्यू। तो 2 sin a by 2 इंटू cos a by 2, नीचे आपका sin a by 2 था उसको लिख दिया, sin a by 2 से sin a by 2 कैंसिल, n इक्वल टू 2 cos a by 2 आपका आ गया। इतना लेंथी बताओ एक नंबर में, मैंने कहा ये 2-3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर देखो, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखो इसका व्यंजक जो है काफी सिंपल सा है, शायद पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का फॉर्मूला होगा F/L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I1 इंटू I2 अपान R, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों। अब ये आपका फॉर्मूला होता है दो समांतर धारावाही सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। F/L है चालक के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, I1 I2 है धाराएं, दो समांतर धारावाही चालक है, तो एक पर जो धारा बह रही है I1, दूसरे पर I2 अपान R है दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा। ठीक, तो हमारा ये टोटल कितने नंबर का, 6 नंबर का अतल उत्तरीय प्रश्न रहेगा, एक नंबर का 6 नंबर आपको इसके लिए मिल जाएगा। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। खंड 7 देखो, फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर की देखा जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्न ही आते हैं, अभी मैं बताऊंगा। देखो तीसरे का है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो ये न्यूमेरिकल भी काफी इजी है, अगर आप लोग लगाना चाहें तो इसमें कुछ खास है नहीं, मतलब एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता देता हूं, उसी फॉर्मूले से आपका ये न्यूमेरिकल लग जाएगा। देखो एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू, मैं बता देता हूं, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉस के प्रमेय से अनुप्रयोग से रिलेटेड फॉर्मूला, या इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू 2 लैम्डा अपान R। मैंने किया क्या है, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया है, तो हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आ गया है। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत ही इजीली इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, या तो मैं सॉल्व भी करवा देता हूं, चलिए। अब देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे देखो सिंपल सा है, हमें रैखिक आवेश घनत्व दिया गया है लैम्डा। ठीक है, ये है रैखिक आवेश घनत्व, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, ये दिया गया है 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, उसके बाद में हमें तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि हमें R भी दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। अब भैया 2 सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो। देखो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 2 को 100 से भाग देना होगा। देखो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होता तब तो आप गुणा करते, लेकिन आपको सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 2 को 100 से भाग दे दो, तो ये कितना आएगा, 2/100 को लिख सकते हैं 10⁻²। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 10⁻² है नीचे, ऊपर जाएगा तो 10⁻−2 मीटर हो जाएगा। तो हम 2 सेंटीमीटर के जगह पर लिख सकते हैं 2 × 10⁻−2 मीटर। देखो भैया मैंने साइड में समझा दिया, ऐसा नहीं कि आप कॉपी में जाकर ऐसे लिख दें, ये रफ कार्य है, आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना हमें दिया गया है। हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है। तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता ही दिया था, ये वाला फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ। ये E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान R। तो यहाँ पे लिखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये अभी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहीं से हम निकाल लेंगे इसको, ध्यान से समझिएगा। E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, सबको पता है, सिंपल है। इंटू 2 आपका ऐसे ही रहेगा, लैम्डा की वैल्यू ऊपर दी गई है, ये देखो 10 × 10⁻⁸, तो 10 × 10⁻⁸ अपान R की वैल्यू कितनी है, ये देख लो 2 × 10⁻²।
2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 इंटू, देखो ये 10 के पावर 9 है, ये 10 के पावर 1 है, तो 9 और 1 जुड़ जाएगा भैया, 10 के पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 10 के पावर -8 आपका ऑलरेडी है, अपान देखो नीचे हो जाएगा 10 के पावर -2 है, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, चलो एक बार नहीं ले जाते हैं, लेकिन आप पहले लेकर चले जाइएगा, ठीक है, इजी रहेगा। तो ई इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 10 है, ये 8 है भैया, तो 10 में से ध्यान से समझना है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है। कैसे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 10 दी पावर 10 है, ये -8 है भैया, तो 10 में से 8 चला जाएगा, 10 के पावर 2 बचेगा, इंटू 10 के पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 2 ये भी हो जाएगा प्लस में। अब हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो आई वो 9 इंटू 10 दी पावर 2 और 2 जुड़ जाएगा, 10 के पावर 4 और न्यूटन प्रति कूलम। सिंपल सा था, 2 नंबर कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना होता है, कुछ होता नहीं है इन सब न्यूमेरिकल्स में, बस आपको ध्यान से समझना होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी पूरा पेपर है, ध्यान से समझना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं ध्यान से उसको समझते हुए आपको चलना है। खा नंबर देखो, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है। मतलब निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव शून्य होता है, ये आपको सिद्ध करना है, 2 नंबर का आएगा। मैं अलग से बना दूंगा वीडियो, ये निरक्षीय स्थिति पर विभव का डेरिवेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं करवाऊंगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, अलग से मैं बताऊंगा, बताया भी है मैंने, आप लोग सर्च करोगे आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि जे कैप इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, जहां ई चालक का वैद्युत क्षेत्र, जे कैप धारा घनत्व तथा सिग्मा विशिष्ट चालकता है, 2 नंबर। घ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है अथवा अदिश, इसका मात्रक भी लिखिए, 2 नंबर। मतलब 4 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, 8 नंबर आपको मिलेगा। खंड दा भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, देखो चौथे कक्का। चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता में से क्या तात्पर्य है, सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम में संबंध स्थापित करो, 3 नंबर। देखो भैया ये चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर का क्वेश्चन है, आगे आगे मैं आपको इन सभी को बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। खा विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, वर्ण विक्षेपण के लिए सूत्र निगमित कीजिए, ये भी 3 नंबर, ये किरण प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन है। गा डी ब्रॉगली तरंगे क्या है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए व्यंजक निकालिए, ये विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर का क्वेश्चन है, मैं आगे बताऊंगा। घा हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की अवधारणाएं लिखिए, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक निगमित कीजिए, 3 नंबर। और अंगा सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है, आवश्यक समीकरण की सहायता से समझाइए, नाभिक चैप्टर का क्वेश्चन। टोटल 1 2 3 4 5 3 इंटू 5 15 नंबर के आपके लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, अभी 15 नंबर का और लघुत्तरीय प्रश्न होगा, यानी कि 15 15 30 और 8 38 नंबर का सिर्फ लघुत्तरीय प्रश्न आएगा। देखो 5वें कक्का, विकिरण संबंधी प्लांक की परिकल्पना समझाइए, इसके द्वारा फोटान के गतिमान का व्यंजक प्राप्त कीजिए, फोटान संवेग क्या होगा, 3 नंबर। खा 2 तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक निर्मित कीजिए, ये तरंग प्रकाश की चैप्टर का है। गा एक 1.5 अपूर्णांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसे 1.6 अपूर्णांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए, ये भी 3 नंबर। देखो मैं क्वेश्चंस को पढ़ते हुए जा रहा हूं, क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन अभी दूंगा नहीं, आगे आप लोग कमेंट करेंगे कि सर सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट में सॉल्यूशन लिखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। घा देखो, अब इसमें अथवा, यहां पे आपको अथवा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक क्वेश्चन में सिर्फ, यानी कि गा वाले क्वेश्चन में। देखो एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है, संपर्क में रखे दोनों लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी, दोनों में से कोई एक आप करिएगा। घा देखो, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए एमीटर ए का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर बी का पाठ्यांक, ये आपको एक परिपथ दिया गया है, जिसमें आपको निकालना है। अंगा नंबर, बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए, इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निर्मित कीजिए, ये गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के, 15 नंबर आपका इसके लिए भी मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं खंड या, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर, 20 नंबर का आता है। देखो इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, मतलब एक नहीं पता तो आप दूसरा कर सकते हैं। देखो 6 का सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है 5 नंबर। देखो ये गॉस का प्रमेय है, गॉस का प्रमेय आपको सिद्ध करना आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, गॉस का प्रमेय और उसके अनुप्रयोग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अथवा लगा है, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए 5 नंबर। तो दोनों में से किसी एक को आप कीजिएगा, दोनों फर्स्ट चैप्टर से ही हैं। ये गॉस का प्रमेय है, ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। 7वां क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण फाई = AT² + BT + C वेबर के 2 के अनुसार परिवर्तित ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, ए बी व सी के मात्रक ज्ञात कीजिए। सेकंड, यदि A = 0.3, B = 0.6 तथा C = 0.8 मात्रक हो तो T = 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए 5 नंबर। दोनों में से कोई एक। अथवा लगा है, यहाँ पे भी अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। 2 समाज परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 A तक परिवर्तित है तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए 5 नंबर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। 8 नंबर में देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है 5 नंबर। ये दूसरे चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का क्वेश्चन है। अथवा लगा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत के द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए 5 नंबर। तो दोनों में से कोई एक कीजिएगा, दोनों इजी है। 9 नंबर, एल लंबाई के एक तार को एन फेरों की वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़कर एक चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाते हैं। यदि कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाए तब कुंडली पर कार्य करने वाले अधिकतम बल आघूर्ण का सूत्र ज्ञात कीजिए 5 नंबर। अथवा लगा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए 5 नंबर। मतलब आपको टोटल यहाँ पे 20 नंबर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो फाइनली हमने जो रिजल्ट निकाला उसमें हमने देखा कि हमारा फिजिक्स में 6 नंबर का बहुविकल्पीय, 6 नंबर का अति लघु उत्तरीय और भैया 38 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न आता है और 20 नंबर का विस्तृत उत्तरीय, टोटल 70 नंबर का पेपर। इससे ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आप लोगों को फिजिक्स में लघु उत्तरीय प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है। अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय पर आप लोग उतना ही ध्यान दीजिए जितना कंपलसरी हो। लघु उत्तरीय प्रश्न में जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, क्योंकि 38 नंबर का ये आता है, आधे से ज्यादा नंबर का यही आता है। फिर आप विस्तृत उत्तरीय पर ज्यादा ध्यान दीजिए भैया, बाकी आपका चलता रहेगा। तो 70 नंबर का ये पूरा पेपर होता है। तो आई होप कि पूरा पेपर आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया, नंबरिंग भी मैंने बता दिया, कुछ क्वेश्चंस के मैंने आंसर भी बताए। बाकी देखिए लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको आगे वाली क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।